हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ इंटरनेशनल बिजनेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग द वेरियस पावरफुल एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू एक्ट इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंट के एलिमेंट को इफेक्ट करके उसको हम लोग बिजनेस के फेवर में लाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलेंसिंग। ऑप्शन नंबर 2, कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 3, लॉबिंग। या फिर ऑप्शन नंबर 4, प्रोक्योरमेंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लॉबिंग। जो लॉबिंग होता है उसमें हम लोग इन्वायरमेंट के एलिमेंट को इफेक्ट करके उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में लाते हैं। तो आइए हम लोग लॉबिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉबिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल के द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन को जब हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग लॉबिंग कहते हैं। लॉबिंग हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट लॉबिंग, दूसरा होता है हमारा ग्रास रूट लॉबिंग। डायरेक्ट लॉबिंग में जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के डिसीजन को केवल कम्युनिकेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस करके बदला जाता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट लॉबिंग कहते हैं। और एक हमारा होता है ग्रास रूट लॉबिंग। ग्रास रूट लॉबिंग में क्या होता है, जब जनरल पब्लिक की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिसीजन को बदला जाता है तो उसे हम लोग ग्रास रूट लॉबिंग कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर देयर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट एज वेरियस रिसोर्सेज आर पुल्ड टुगेदर इज कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 2, लॉबिंग। ऑप्शन नंबर 3, एग्रीमेंट। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कोलेंसिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कोलेंसिंग। तो जो कोलेंसिंग का मतलब होता है उसका मतलब होता है संगठित होना या फिर साथ रहकर काम करना। टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप। जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम लोग कोलेंसिंग कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वाज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी इनकम्पासिंग रूल एंड डिसिप्लिन फॉर एन ऑर्डरली वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैट। ऑप्शन नंबर 2, ITO। ऑप्शन नंबर 3, ECM। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सार्क। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स गैट। तो आइए हम लोग गैट के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। गैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका मेन एम होता है ट्रेड को फ्री फ्लो करना। इसका मतलब ये है कि ट्रेड के ऊपर लगने वाले जितने भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को कम करने के लिए हम लोग गैट को इस्टेब्लिश किया गया था। गैट को शुरुआत में 23 कंट्रियों ने एक एग्रीमेंट साइन करके 1947 में इस्टेब्लिश किया था और इसने अपना काम जो है वो 1 जनवरी 1948 में शुरू कर दिया था। गैट में अभी तक कुल मिला के 8 राउंड हो चुके हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड था वो हमारा उरुग्वे राउंड था, जो कि 1986 से 1994 तक चला था। और उसके बाद हमारा WTO की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी तो गैट को उसके बाद हटा दिया गया था। तो आइए अपने और अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक हमारा होता है ITO। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हवाना चार्टर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और एक हमारा होता है सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसे 8 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश मीन्स ईच नेशन शैल बी ट्रीटेड एज वेल एज द मोस्ट फेवर्ड नेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैट। ऑप्शन नंबर 2, MFN। ऑप्शन नंबर 3, FTZ। या फिर ऑप्शन नंबर 4, TRRM। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स MFN। ठीक है, तो MFN के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। MFN का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अंडर WTO एग्रीमेंट कंट्री कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश is an agreement under which a firm agrees to fully design, construct and equip a manufacturing or business or service facility and turn the project to the purchaser ready for operation for a remuneration. Option number first, manufacturing contract. Option number 2, management contract. Option number 3, turnkey contract. या फिर option number 4, joint venture.
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944 सजेस्टेड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अंडरटेक पोस्ट वियर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 नरसिंहम कमेटी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रेटन वुड्स, ऑप्शन नंबर 4 हिल्टन यंग कमीशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो हमारी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस दो लोगों ने मिलकर बुलाई थी। एक हमारे पर्सन थे यूएसए के डेक्स्टर वाइट और एक हमारे यूएस के पर्सन थे जेएम कीन्स। इन दोनों ने मिलकर 1944 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे हम लोग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जो कॉन्फ्रेंस 1 से 22 जुलाई 1944 तक चली थी और इस कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप जो दो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी उसमें से एक हमारा था आईएमएफ और एक हमारा था आईबीआरडी। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो हमारा आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो हमारा आईएमएफ था उसको इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव था कंट्री जो माइनस बीओपी फेस कर रही है उसको प्लस बीओपी करना, और जो आईबीआरडी को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव था वो था वॉर के कारण जो इकोनॉमी पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो चुकी है उसको रिवाइव करना। ठीक है गाइस, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द गेट एग्रीमेंट हैड बीन साइंड बाय गवर्नमेंट्स नोन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेंबर कंट्रीज, ऑप्शन नंबर 2 ट्रेड मेंबर्स, ऑप्शन नंबर 3 एमएफएन या फिर ऑप्शन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जो हमारे गेट के एग्रीमेंट को साइन करते हैं उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहते हैं और जो हमारे डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट को साइन करते हैं उनको हम लोग मेंबर कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि गेट के जो लोग एग्रीमेंट में साइन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहते हैं और जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट पे साइन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मेंबर्स कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, is in fact policeman of global trade। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैट, ऑप्शन नंबर 2 आईटीओ, ऑप्शन नंबर 3 ट्रिम्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 डब्ल्यूटीओ। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स डब्ल्यूटीओ। तो आइए हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूटीओ को 1 जनवरी 1995 में स्टेब्लिश किया गया था और ये इसको गैट के स्थान पर लाया गया था और इसका जो मेन एम था वो था ट्रेड को फ्री फ्लो करना। इसका मतलब ये है कि ट्रेड पे जो बैरियर्स लगाए जा रहे थे उसको रिड्यूस करना। तो आइए हम लोग डब्ल्यूटीओ के कुछ फंक्शंस होते हैं उसको भी जान लेते हैं। डब्ल्यूटीओ का जो पहला फंक्शन होता है वो होता है टू इंश्योर द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो हमारा होता है टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसका जो तीसरा फंक्शन होता है वो हमारा होता है टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। ये मेंबर कंट्रीज की जो ट्रेड पॉलिसीज होती है उसको पीरियोडिक रिव्यू करता है। और जो हमारा इसका चौथा फंक्शन होता है वो तो होता है टू कॉर्पोरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट भी करता है। तो आप इसके फंक्शंस, इसके एम और इसके एस्टेब्लिशमेंट को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनरल काउंसिल, ऑप्शन नंबर 2 काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या फिर ऑप्शन नंबर 4 काउंसिल फॉर ट्रिप्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जो डब्ल्यूटीओ की सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। डब्ल्यूटीओ के कुछ लेवल्स होते हैं तो आइए उस लेवल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सबसे टॉप लेवल होता है उसे हम लोग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जो हमारा दूसरे लेवल पे बॉडीज़ होती हैं उसमें हमारी 3 बॉडीज़ आती हैं। पहली हमारी होती है डीएसबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दूसरी हमारी होती है जनरल काउंसिल और जो हमारी तीसरी बॉडी होती है वो हमारी होती है टीपीआरबी। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और जो हमारा तीसरा लेवल होता है उसमें हमारा आता है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स,
दूसरे पे हमारा आता काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, और तीसरा हमारा आता है इसमें काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस। तो आप इसको याद रखिएगा, जो WTO के 3 लेवल होते हैं इसको मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले लेवल पे हमारा आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दूसरे लेवल पे हमारी 3 बॉडीज आती हैं, पहली DSB, दूसरा हमारा जनरल काउंसिल, तीसरा हमारा TPRB। और जो हमारा तीसरा लेवल आता है उसमें भी हमारी 3 बॉडीज होती हैं, पहली हमारी होती है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, दूसरी हमारी होती है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और तीसरी बॉडी हमारी होती है काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि टॉप अथॉरिटी कौन सी होती है, तो टॉप अथॉरिटी हमारी मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 द बोर्ड ऑफ गवर्नर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मेंबर ऑफ द बोर्ड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो आइए हम लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है इसमें हमारे पास 189 मेंबर्स होते हैं, और हर मेंबर कंट्री में से एक पर्सन हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए सेलेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक में हमारे 189 बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, जो कि उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, या फिर उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का गवर्नर हो सकता है। और जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ये हमारे पॉलिसी मेकर होते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो मीटिंग होती है वो हर साल में एक बार होती है, वंस इन अ ईयर। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टू टेक डिसीजन ऑफ लोन एप्लीकेशन इन ADB बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर, ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 द प्रेसिडेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अदर मेंबर्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो हमारे लोन से रिलेटेड डिसीजन को लेते हैं ADB के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं हमारे डे टू डे डिसीजन को लेते हैं, और जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं ये हमारे पॉलिसी मेकर होते हैं। तो आप इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर हमारे पॉलिसी बनाते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गाइस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 दी हुई है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहले स्टेटमेंट में हमारा दिया है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वॉज सेट आउट एज अ ट्रांजिशनल प्रोसेस ऑन 1 जनवरी 1995 फॉर द अल्टीमेट रिमूवल ऑफ द कोटा बाई WTO बाई 1 जनवरी 2007। और स्टेटमेंट 2 में हमारा दिया है द फर्स्ट एवर सेट ऑफ multilateral legal enforceable rules covering international trade in service is the general agreement on trade in service। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है हमारा कोड, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है और दूसरा गलत है। दूसरे में दिया हमारा पहला गलत है दूसरा सही है, और तीसरे में हमारा दिया है दोनों ही गलत है, और चौथे में हमारा दिया है कि दोनों ही सही हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। जो हमारा ट्रेड इन सर्विस होता है, मतलब जो हमारा GATS होता है, GATS, वो हमारा सर्विस से रिलेटेड होता है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। और जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसमें हमारा WTO में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का जो हमारा सेटअप था वो तो 1995 में ही हुआ था, बट इसको जो इसमें बोला गया था कि अल्टीमेट कोटा को जो रिमूव करने की डेट दी हुई है वो 1 जनवरी 2007 ना देकर 1 जनवरी 2004 होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन पहला गलत है दूसरा सही है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, GATS विल नॉट बी एप्लीकेबल टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्विस सप्लाइड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 individual traveling from own country to supply service in another presence of natural person, या फिर ऑप्शन नंबर 4 consumer making use of a service in another country consumption abroad। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो हमारा GATS होता है वो हमारा सर्विस से रिलेटेड होता है ना कि गुड्स से। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन था उसमें हमारा गुड्स की बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ IMF। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर 2 शॉर्ट टर्म असिस्टेंस,
या फिर ऑप्शन नंबर 3 रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस बाउंड्रीज, और ऑप्शन नंबर 4 इश्यूज ऑफ नोट्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स इश्यू ऑफ नोट हमारा IMF का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इश्यू ऑफ नोट्स हमारा सभी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इशू करते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और जो हमारे अदर ऑप्शन है ये हमारे IMF के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ IMF? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री, ऑप्शन नंबर 2 डेवलपिंग कंट्री, ऑप्शन नंबर 3 ओनली इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एनी कंट्री हु फॉलोज द रूल ऑफ IMF। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स एनी कंट्री हु फॉलोज द रूल ऑफ IMF। जो हमारी IMF की मेंबर बन सकती हैं कंट्रीज, वो उसको IMF के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होता है, तभी वो मेंबर बन सकती है, अदरवाइज मेंबर नहीं बन सकती हैं। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो कोई डेवलप्ड कंट्री ही हमारी IMF की मेंबर बन सकती है और कोई डेवलपिंग कंट्री ही केवल IMF की मेंबर बन सकती है। यहाँ पे हमारी सभी कंट्रीज IMF की मेंबर बन सकती हैं, बस उनके लिए ये कंपलसरी चीज़ है कि जो रूल IMF के द्वारा बनाए गए हैं उसको वो लोग फॉलो करें। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सटर्नल असिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 डिसबर्समेंट, ऑप्शन नंबर 3 NRI डिपॉजिट्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑफिशियल ट्रांसफर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑफिशियल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट में ऑफिशियल ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला हमारा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, दूसरा हमारा होता है डिसबर्समेंट, तीसरा हमारा होता है कॉमर्शियल बोरोइंग्स, चौथा हमारा होता है NRI डिपॉजिट, और पांचवा हमारा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा FDI के रूप में भी हो सकता है और FPI के रूप में भी हो सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 इक्विटी एंड सोशल जस्टिस टू द पीपल, ऑप्शन नंबर 3 रूल बेस्ड रीजनल ट्रेडिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाफ्टा स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नॉर्दर्न एसोसिएशन फॉर ट्रेड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है। तो आइए हम लोग नाफ्टा का हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। नाफ्टा को बनाने से पहले अमेरिका एंड कनाडा ने कुफ्टा नाम का एक रीजनल एग्रीमेंट किया था, जिसे उन्होंने 1988 में साइन किया था। और जो हमारा कुफ्टा था ये 1 जनवरी 1989 में फोर्स में आया था, ठीक है। और कुफ्टा के बाद ही हमारा 1 जनवरी 1994 को US प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको ने मिलके हमारा नाफ्टा का इस्टेब्लिशमेंट किया। और अब एट प्रेजेंट में 30 सितंबर 2018 में नाफ्टा को हटाकर USMCA बना दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इन प्राइवेट सेक्टर वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांडला, ऑप्शन नंबर 2 विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 3 नोएडा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सूरत। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स कांडला। कांडला गुजरात में हमारा फर्स्ट EPZ इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1965 में बनाया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। और आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांजैक्शनल डिसइक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 3 सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन ट्रांजैक्शनल डिसइक्विलिब्रियम हमारा किसी भी तरह का डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में।
आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।